एनआईओएस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड जहां का पासिंग परसेंटेज ही यहाँ के बच्चों की वीकनेस और स्ट्रेंथनेस को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा बोर्ड जिसका पासिंग परसेंटेज 70% से कम है। एक ऐसा बोर्ड जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, किनके द्वारा? यूट्यूबर्स के द्वारा। एक ऐसा बोर्ड जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। तो अब इन बच्चों को कम कैसे करें भाई? हम फेल कैसे, हम अगर फेल हो रहे तो कैसे पास हो जाए, कैसे क्या करें जिससे हम पास हो जाए? तो इसीलिए इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसका पैटर्न क्या क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी एग्ज़ाम में मदद करेगा। एनआईओएस एग्ज़ाम पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट टिप्स। आपको अगर आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता नहीं होगा तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर पाइएगा और आप फेल हो सकते हो। इसके बारे में यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया एनआईओएस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो अब हम बात करते हैं। आपको पता होगा कि हम भाई किस तरह से वर्क करते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस को लेते हैं, जो जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा एंड उनको क्वेश्चन के फॉर्म और आंसर के फॉर्म में बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा कि भाई देखो एनआईओएस का एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेनेशन। देखो एनआईओएस में दो पेपर्स होते हैं, एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी में क्या होता है? थ्योरी टोटल मार्क्स ऑफ इस कैलकुलेट फॉर ईच सब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए जो थ्योरी होता है, कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो जैसे कि आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उनका जो टोटल मार्क्स होता है 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, एंड जितने भी कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं लाइक जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो इसमें प्रैक्टिकल होता है, तो इसका क्वेश्चन पेपर 18 मार्क्स का आता है। ठीक है, 80 नंबर ऐसे क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, नंबर ऑफ पेपर्स इन सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखो कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेशन हो गया, ये फिजिकल प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो पेपर होता है वो आपका 80 नंबर का देखने को मिलता है किसमें? फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो होता है 70 नंबर का आता है। प्रैक्टिकल में हमें क्या करना होता है सर? प्रैक्टिकल में हमें वाइवा एंड लैब मैनुअल में से हमें फाइल बनानी होती है जो हमें सबमिट करना होता है। देखो यार, मिनिमम कितना पासिंग मार्क्स चाहिए होता है आपको पास होने के लिए, ये अगर आपको नहीं पता है तो पता चले आप एक में फेल हो रहे हो, एक में पास हो रहे हो। अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो आपको मिनिमम प्रैक्टिकल में, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कितने नंबर का है। अगर 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, लेट्स सपोज आपका जो प्रैक्टिकल है वो 20 नंबर का है, तो आपको एटलीस्ट 7 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल 30 नंबर का है तो एटलीस्ट 10 नंबर ला लो, पास हो जाओगे। पास होने के लिए चाहिए प्रैक्टिकल में पास हो जाओ, थ्योरी में पास हो जाओ, तब आप पास कहलाओगे, वरना फेल हो जाओगे। सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करें तो देखो यार, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपका हो गया थ्योरी सब्जेक्ट, लाइक आपका हिंदी लाइक जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेज जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम स्टाइल, उसमें जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जैसे थ्योरी सब्जेक्ट होता है उनका पेपर 100 मार्क्स का होता है। 100 को क्या करते हैं, आप जितना भी स्कोर करोगे 0.8 से लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसके लिए होता है? स्ट्रीम 1 के लिए 0.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो मेरे इसमें 80 आ गए, ठीक है, और 20 नंबर का टीएमए को इसमें ऐड करके 100 में से जो भी मेरा परसेंटेज बनेगा वो मेरे को बता देंगे। वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि आप, वोकेशनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? देखो वोकेशनल सब्जेक्ट आपके जैसे कि आपका हो गया डाटा, सॉरी, कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन, आप वोकेशनल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गई, ये आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आपके वाइवा होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, जो आपको वाइवा आपको स्टडी सेंटर जो भी आपका प्रैक्टिकल सेंटर होगा वहाँ पे आपको वाइवा लिया जाएगा, आपको फाइल सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं जनरली, देखो यार बात करें क्वेश्चंस की तो पेपर में करने क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं। आपके जो पेपर्स होगा उसमें क्वेश्चन टिपिकली जो आपके क्वेश्चन आते हैं थ्योरी एग्जाम पेपर्स में, मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं आपके, अब मैचिंग द कॉलम्स भी आता है। ठीक है, और एक आता है आपका ट्रू फॉल्स बताने का। तो ये सारी चीज़ें आता है। इंटरनल असेसमेंट देखो यार, आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल असेसमेंट जो टीएमए होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। वो आपकी परसेंटेज होता है वो 20% का वर्क करता है। अगर आप टीएमए सबमिट नहीं करोगे तो आपके 20% मार्क्स वो डिटेक्ट हो जाएंगे। यानी कि स्ट्रीम 1 के जो बच्चे हैं उनका लैंग्वेज सब्जेक्ट का 100 नंबर का पेपर हो रहा है ना, तो उनको 100 में से जैसे मान लो कि मैं 80 नंबर ला पा रहा हूँ, 100 में से लाया, तो इसे क्या करेंगे 0.8 से मल्टीप्लाई करके 64 नंबर दे देंगे मेरे को। और हमने असेसमेंट जमा नहीं किया तो मेरे को 64 ही मिलेगा। अगर मैंने असेसमेंट जमा कर दिया तो प्लस 20, मान लो 20 में से मुझे 20 मिल गया, तो ये 84 मेरे को शो करेगा। अगर जमा किया है तो, वरना मुझे यही शो करेगा। तो इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसका? आपके टीएमए का।
ठीक है। कोडिंग सिस्टम देखो यार, एनआईओएस में जो होता है ना वो को आपको ए ग्रेड दिया जाता है, बी ग्रेड दिया जाता है। जैसे कि कोई सब्जेक्ट लेकिन मैथ्स हो गया, और आपके मैथ्स में जो है ना, लेट्स सपोज 85% आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपको A2 देगा। ठीक है, अगर 95 प्लस आ रहे तो आपको A1 देगा। ऐसे होता है। जो सबसे बेकार चीज़ मान लो कि आपके 60% नंबर आया, उसमें आपको C दे सकता है या D दे सकता है। C दे सकता है, लेकिन D देने का कम का चांसेस रहता है, क्योंकि 40% 30% मिलता है बच्चों को। ये चीज़ देता है। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जामिनेशन। अब देखिए एग्जाम प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, अपना स्टडी टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है। स्टडी टाइम टेबल बनाओ और उसी को फॉलो करो, ठीक है। एंड आपको एग्जाम समय पे टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जरूर जाकर देखना। अगर नहीं देखा तो वीडियो आ जाएगा, आप देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। उसका बना लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा जब आएगा तो। प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर्स एंड सैंपल एनालिसिस क्या करता है, जो भी लास्ट ईयर उसने 2010 या फिर 2008 का मैंने देखा था लास्टली, वहाँ पे अपलोड है वेबसाइट पे, तो आप उन्हें डाउनलोड कर लो और उनको एनालिसिस करो कि एनालिसिस किस किस तरह का सवाल पूछता, वो सारे आपको बता देंगे, ठीक है। एंड सैंपल पेपर्स हर साल एनालिसिस रिलीज करता है, आप उसको जाकर सॉल्व करो, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। स्ट्रेस एंड इंपॉर्टेंस फॉर सॉल्विंग, ये किन किस लिए सॉल्विंग होता है, जब आपका स्ट्रेस हो जाएगा ना, उसको दूर करेगा। पास ईयर पेपर्स को करोगे, सैंपल पेपर दोगे, मैं को टेस्ट को दोगे, तो एग्जाम समय पर कुछ ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। रिवीजन स्ट्रेटजी देखो यार, मैंने बता रखा था रिवीजन स्ट्रेटजी के लिए क्या 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 आप यूज़ कर सकते हो। फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स को यूज़ कर सकते हो, नोट्स में जो आपने हाईलाइट कर रखा पॉइंट्स को आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एंड आप क्या कर सकते हो सर, अब बात आती है कि सर जो की पॉइंट्स होता है उससे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके नोट से बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं एनालिसिस डायरेक्टली पूछता है, तो आप उसको क्या कर लो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में लिख दो, है ना, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप डाल दो, ठीक है। और बार बार उससे रिवीजन करो। आपको देखो यार अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना है। अगर आपकी बेकार रहेगी तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, थ्योरी एग्जाम होगा, बहुत बेकार जाएगा। तो आपको हेल्थ अच्छे लेना, गुड डाइट आपको मेंटेन करना है, ठीक है। और स्लीपिंग जो आपको मिनिमम यार देखो 7 घंटे तो रखो, लेकिन मैक्सिमम आप 8 घंटे रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे रख लो, 8 घंटे से ज़्यादा बनी बना आप नल्ले हो जाओगे। स्पेसिफिक्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर एनआईओएस स्टूडेंट, जो एनआईओएस स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो देखो यार, ये जो आपको बता रखा है कि आपको जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको क्या क्या लिखना है, आंसर शीट को कैसे अटेम्प्ट करना है, बाकी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी आपको नहीं करनी है एग्जाम के दौरान, देखो ये तो भाई अभी रहने देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम के दौरान पता देखोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप पढ़ सकते हो। देखो आप क्या करते हैं, जो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं एंड क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं, तो फेल हो जाते हैं, है ना। लीविंग आउट डिफरेंट क्वेश्चन विदाउट अटेम्प्टिंग, आपने बिना क्वेश्चन को अटेम्प्ट की उसे लीव करो, छोड़ रहे, ठीक है। नो रिव्यूइंग द आंसर शीट बिफोर सबमिट, जब आंसर शीट सबमिट करो तब आप आंसर शीट को देख ही नहीं रहे हो, तो ये गलत चीज़ होता है। हाउ टू भाई काम ड्यूरिंग द एग्जाम, तो ये आपको एग्जाम के समय में बता दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में TQ लिख देना, थैंक यू, ठीक है, TQB, थैंक यू भैया, कमेंट में लिख देना। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।